एक्सीलरेशन नहीं दी थी, क्वेश्चन बताइए पहले, क्वेश्चन क्या था? If a stone is thrown at 60 हाँ तो बेटा एक्सीलरेशन, अगर पत्थर फेंका है परी मैंने, तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगेगा, जी की वैल्यू 10 लेनी है, ठीक है? हाँ बिल्कुल। क्या है क्वेश्चन? इस बिना सॉल्व करे क्या आप मुझे बता सकते हो इसको कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में? सर 6 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा वापस आने में? सर 6 सेकेंड। टोटल कितना टाइम हुआ? 12 सेकेंड। कितने स्पीड से ये हिट बैक करेगा? सर 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कुछ बातें तो हमें समझ में आ गई। एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी? सर अभी बताऊंगा, अभी मैं पूरा सोल्व कराऊंगा। एवरेज वेलोसिटी कितनी आई गर्वित? सर 2 मिनट। 2 मिनट? धट, मिनट में आएगी एवरेज वेलोसिटी? अरे सर बता रहा हूँ। अच्छा परी एवरेज वेलोसिटी कितनी आई? राहुल एवरेज वेलोसिटी? सर 0 0। अच्छा प्राग? सर 0 आनी चाहिए ना सर। अच्छा, और परी आप बताओ? 6 6। मेहता साहब? सर 0 0। तो पहले हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, मैंने माना यहां तक गया, ए से बी मान लेता हूं। जब ए से बी जाएगा तो यहां पे इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। तो मैंने कहा यार वहां पर जाकर के स्पीड हो जाएगी 0, यहां पर 80, तो मुझे क्या निकालना है? मैक्सिमम हाइट निकालनी है। मेरे पास बेटा 3 इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मैंने देखा मैं पत्थर को ऊपर फेंका है, पत्थर की स्पीड धीरे धीरे कम होगी, मतलब ग्रेविटी अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है, यानी कि यह इस वक्त रिटार्डेशन का काम करेगा। इसीलिए यहां पर प्लस की जगह क्या लगा दूंगा? माइनस लग जाएगा। मैंने कहा फाइनल, मुझे क्या निकालना है? मैक्सिमम हाइट, यानी कि डिस्टेंस निकालनी है। मेरे पास ये दोनों फॉर्मूले हैं डिस्टेंस निकालने के, दोनों में से कोई भी यूज करने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा यार इसको यूज करते हैं, एस मेरे को निकालना है, इनिशियल स्पीड मेरे पास है, टाइम मेरे पास नहीं है, तो टाइम भी नहीं है और इनिशियल स्पीड भी नहीं है, तो दो चीजें नहीं है। तो मैंने कहा कौन इसमें फंसे, फिर मैंने तीसरी पे आया, तो तीसरी में मुझे पता लग रहा है कि मेरे पास फाइनल स्पीड भी है, इनिशियल स्पीड भी है, ग्रेविटी भी है, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा निकल जाएगा। तो मैं यहां पे कर रहा हूं पहला बाय, यहां से करते हैं बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 a की जगह g और s। फाइनल स्पीड 0, इनिशियल है 60 का स्क्वायर, 2 g की वैल्यू मैंने बोल दी 10 ले लेना, तो ये हो जाएगा आपके पास में 3600 210 s, तो ये हो जाएगा 20 काट काट तो 18, 180 मीटर। हाँ कैसे भी कर लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? ये हो गया आपके पास मैक्सिमम हाइट। कोई दिक्कत इसमें है तो बोलिए, पहले बाद में लिखना, पहले देख लो। अब मुझे निकालना है टोटल टाइम रीच द मैक्सिमम हाइट। अब मुझसे टाइम पूछा है, तो मैंने कहा यार इससे निकाल देता हूं, फर्स्ट इक्वेशन से। क्यों कि सर फर्स्ट से क्यों? क्योंकि मेरे पास v भी है, u भी है और g भी है, t निकालना है। तो v कितना है मेरे पास? 0, स्टार्टिंग में कितना है? 60, 10 t, तो ये हो जाएगा 6 सेकेंड। पूछता है कितने टाइम पर आप उसको कैच करोगे, तो हम यहां लिखेंगे वापस B to A स्टडी करते हैं। ऐसे ही मैं बता रहा हूं, सुनना इसको ध्यान से, सुनना, एक नई चीज पढ़ा रहा हूं, सुनना भी ध्यान से। A to B एंड B to C, मैंने इक्वेशन लगाई, S इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर।
एस क्या होता है इसमें? डिस्टेंस हकीकत यह है कि एस होता है डिस्प्लेसमेंट। अगर पत्थर अपना रास्ता नहीं बदलता है, सीधे ही चल रहा है, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। मतलब अगर मैं ऐसे जा रहा हूं 3 मीटर, तो मेरा डिस्टेंस भी 3 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 3 मीटर। लेकिन अगर मैं हल्का सा भी मुड़ गया तो मेरा डिस्टेंस अलग हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा। तो कहते हैं कि जब तक एक कोई पत्थर या कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता जाता है तो उसकी स्पीड उसका वेलोसिटी होती है, उसकी डिस्टेंस उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है। कॉपी के टॉप पर लिखिए इस बात को। जब तक कोई ऑब्जेक्ट मुड़ नहीं जाता तब तक उसका डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट तो इसका 0 है, ए से बी, बी से ए वापस आ गया ये ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना था इसका 60, इधर ले आइए। बारह सेकेंड, 6 सेकेंड जाने के, 6 सेकेंड आने के। जब तुम ए से बी गए और बी से वापस ए आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना था? तो बस एस की जगह मैंने 0 रखा है, बाकी तो वैल्यू है ही सही मेरे पास। इनिशियल स्पीड 60 दे रखी है, जी मेरे पास दे रखा है, फिर मैंने सॉल्व ही तो करा है मैथ्स लगा के। ये थोड़ी सी मैंने डीप बात बता दी आपको, आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर है। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, चलिए जो भी है कोई बात नहीं, ये नहीं आएगा तो नहीं करना, ठीक है। अब मेरे से बोला है एवरेज स्पीड बताओ। अब इसकी पूरी जर्नी में आपकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? बिल्कुल, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ इसका 180 मीटर। ये ऊपर गया है और नीचे भी कितना आया होगा 180। तो टोटल डिस्टेंस हो गई 180 प्लस 180। टोटल टाइम मेरे पास 12 आ ही गया। तीस मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड। अब आपसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया ना इसका, है ना परी? तो वेलोसिटी कहां से आएगी और समझते हैं। वापस किस स्पीड से आएगा? तो मैं B2A स्टडी कर लेता हूं, है ना, B2A की स्टडी कर लेता हूं। तो यहां पर स्पीड कितनी थी इसकी 0। यहां पे स्पीड मुझे पता करनी है, लगेगा 6 सेकेंड। इतना तो मुझे पता ही है, और डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है 180 मीटर है। तो कोई भी एक इक्वेशन लगा लूं जो मेरे साथ इजीली लग जाए। तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, क्योंकि नीचे आ रहा है और स्पीड भी नीचे है ना, तो ये बढ़ेगा। देखो ए टू बी जा रहे हो तो इनिशियल स्पीड ये हो गई, फाइनल स्पीड वो हो गई। बी टू ए आ रहे हो तो इनिशियल स्पीड ये हो गई, फाइनल जिससे ये टकराएगा। तो v इज इक्वल टू u कितना था 0, g कितना था 10 और टाइम कितना है इसका 6। तो ये हो गई 60 मीटर पर सेकेंड। आराम से देखिए, कोई भी फॉर्मूला लगा के कर सकते थे इसको। समझ लीजिए ये कोई पत्थर है जो मैंने बांध रखा है इस पे, ठीक है। मैं इसको घुमाना चाहता हूं ऐसे, 60 मीटर पर सेकेंड। 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 60 मी
ठीक है, अब सोचो ये घूमते घूमते मैं इसकी रस्सी बीच में से काट दूं तो क्या होगा? क्लियर है? अब पहले ये बताइए कि अगर मैं किसी पत्थर को किसी रस्सी से बांध करके इस सर्कल में घुमाना चाहता हूं, ये पत्थर है, तो मुझे रस्सी की जरूरत क्यों पड़ी? और इसका मतलब भाई रस्सी की जरूरत है क्योंकि रस्सी जब काटी तो ये घूमा नहीं। होता क्या है बेबी, अगर आप इस पत्थर को किसी भी स्पीड से घुमाते हो तो नेचर में एक फोर्स काम करता है, वो फोर्स आपको यहां से दूर फेंकता है। आपने देखा होगा जब आप मैरी गो राउंड पे बैठते हो, अब मुझे नहीं पता हिंदी में क्या कहते हैं, एक ऐसा झूला जिसमें बहुत सारे लोहे के तार बंधे होते हैं, इस पे घोड़ा, गधा, बकरी, ऊंट, बैल, हाथी बने होते हैं और आप उस पर बैठ जाते हो यूं करके, यूं, और फिर वो घूमता है। ऐसा कोई झूला में झूले हो? देखा है? ओके, देखा है, कोई अच्छी बात नहीं। तो जब वो झूला चलता नहीं है तब तो आप उसके इधर रहते हो, थोड़ा सेंटर की तरफ, और जैसे जैसे वो घूमने लग जाता है आप दूर होते जाते हो, दूर होते जाते हो, होते जाते हो। यस और नो? मतलब देख इधर, ये है, जैसे ये ऐसे है, अगर मैं इसकी स्पीड बढ़ाऊंगा तो ये देख दूर हो रहा है, ये देख आ गया बाहर, स्पीड कम करूंगा तो ये बीच में आ गया। देखिए ऐसा क्यों है? इसका मतलब है कि इसकी स्पीड जब नहीं थी, जब इसकी स्पीड नहीं थी तो ये चुपचाप था, लेकिन जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ा रहा हूं ये अपने परपेंडिकुलर, अगर मैं कोई लाइन बोलूं, उससे दूर चला जाएगा। जब इसकी स्पीड नहीं थी तो ये ऐसे घूम रहा था, जैसे जैसे स्पीड बढ़ा रहा हूं ये ऐसे ऐसे दूर जा रहा है, नहीं जा रहा, और बाद में ये ऐसे करके ऐसे घूमेगा। यही तो हो रहा है ना बेटा, देखो ये देखो, ये देखो दूर चला गया। अगर मैं इसकी स्पीड कम कर दूंगा तो बीच में आएगा। तो प्रैक्टिकली इस बात को निकाला गया और यह पता करा गया कि जब भी कोई m मास का पार्टिकल r रेडियस के सर्कल में घूमता है तो इसकी स्पीड की वजह से बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है। इस फोर्स को नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसका फॉर्मूला होता है mv²/r। ठीक है, 9th क्लास में इस वर्ड को यूज नहीं करते हैं लोग बात, पता नहीं क्यों नहीं करते। टीचर पता नहीं क्यों नहीं ये वर्ड इंट्रोड्यूस करते। वो कौन सा वर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं वो मैं बताऊंगा। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए। एम मास है बेटा इसका, पत्थर का, जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है। तो चलिए ये बात मुझे समझ में आ गई कि जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन में घूमने की कोशिश करती है तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है। अब सोचो मैं ये चाहता हूं अगर इस बॉडी पर बाहर की तरफ फोर्स लगा तो ये बॉडी बाहर ही तो जाएगी ना यार, सीधी सी बात है, घूमेगी थोड़े ना, बोलो। अगर इस बॉडी पर इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है तो ये बॉडी इधर आ जाएगी, इधर की तरफ, बट मैं चाहता हूं कि ये घूमे, और ये घूमेगी तभी जब मैंने इस पर एक रस्सी बांध रखी है, और ये रस्सी में टेंशन आती है, ये रस्सी तन जाती है ऐसे करके ऐसे, तो इस रस्सी में अंदर की तरफ एक फोर्स लगने लग जाता है। इस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको कैंसिल करने के लिए सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू भी इतनी ही होनी चाहिए जितनी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू है। यहां पर रस्सी में जो टेंशन आती है उस टेंशन की वजह से बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स कैंसिल हो रहा है। तो यहां पर जो टेंशन आ रहा है, दिस टेंशन
in the string provide necessary centripetal force, that is, अब सेंटर की तरफ एक टेंशन फोर्स लग रहा है T, इधर की तरफ और उधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है mv²/r, और इस तरह से आप इसकी टेंशन भी निकाल सकते हो। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो एक बात तो समझ में आ गई कि कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में घूमेगी तो बाहर की तरफ तो एक फोर्स लगना ही लगना है, जिसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब किसी भी चीज को सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए आपको किस फोर्स की जरूरत पड़ती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। हम मेरे वाले केस में मैंने रस्सी को यूज करा ताकि ये रस्सी मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। अब मुझे ये बताइए, जैसे जैसे मैं इसको तेज घुमाऊंगा तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी? बोलो। यस सर। अब स्पीड बढ़ेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बढ़ेगा। अब सोचो, मैंने इस पे पत्थर बांध रखा है और एक कच्चे धागे से इसको घुमाना चालू करा, घूम रहा है, सब कुछ सही है, मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी और बढ़ा दी और बढ़ा दी, मैंने इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ा दिया, लेकिन धागा इतना कमजोर था कि उसका सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि टेंशन उस लेवल तक जा ही नहीं पाया, इसीलिए धागा टूट जाता है और वो उधर की तरफ छूट जाता है। और मैं एग्जांपल देता हूं। अब देखना, आपको पता है कि आपकी मम्मी यानी कि अर्थ, धरती हमारी माता है, ये सन के चारों ओर घूम रही है, घूम रही है। यस सर। तो कोई रस्सी बांधी है क्या? क्या इस अर्थ की वेलोसिटी की वजह से इस पर बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लग रहा होगा? फिर ये कैसे घूम रही है? सर सन की तरफ से सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा हो। कौन सा? कौन? यहां पे तो रस्सी थी, टेंशन फोर्स में प्रोवाइड कर दिया हमें। इस केस में इनके मास की वजह से सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, and this gravitational force act as a centripetal force। लास्ट क्लास है आज, ये खत्म कर देंगे इसको। इसके बाद यूनिट ऑफ लाइफ सेल शुरू करेंगे। सर लिख लिया। अरे वाह यार, मौज कर दी तूने तो। आइए लिखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पहले मुझे बताइए, किसी भी बॉडी को या ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में घुमाना है तो कौन से फोर्स की जरूरत पड़ती है आपको? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो तो अपने आप ही लगता है, तुमको कौन से फोर्स की जरूरत पड़ गई? सेंट्रीपिटल फोर्स की। ये तो अपने आप लगेगा, इसमें इसकी जरूरत ही नहीं है आपको, ये तो नेचर में अपने आप है। आपको एक फोर्स देना पड़ेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, तभी घूमेगा। क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। तो लिखो कुछ बातें। नंबर 1 पॉइंट लिखना, द सर्कुलर मोशन, the circular motion in which speed of the object in the circular path, the speed of the object in the circular path remains constant is called uniform circular motion।
तो हमने एक बात लिख दी कि इसका जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट होता है, बट इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर जब ये घूमेगा और यहां आएगा तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी, जब ये यहां आएगा तो यहां, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो इसमें बार बार बदल रही है। तो हम लिखेंगे सेकंड पॉइंट में वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस, velocity of the object changes, velocity of the object changes। तीसरा पॉइंट, in circular motion we need a centripetal force, we need a centripetal, in circular motion इन सर्कुलर मोशन, क्या हो गया इसमें, इन सर्कुलर मोशन वी नीड अ फोर्स कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। वी नीड अ फोर्स called as centripetal force whose direction is towards the center, whose direction is towards the center। अब एक बार मैं आपके ना एनसीईआरटी देख लूं, कुछ ज्यादा ना पढ़ा जाऊं, एक तो ये भी डर लगता है। मोशन मोशन मोशन, नंबर 1 मोशन ऑफ अर्थ, सन, या कह सकते हो मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, या कोई भी मोशन ऑफ सैटेलाइट around the planet, बहुत सारे मोशन, कोई भी सर्कुलर मोशन है। कहता है, देखो ऐसे जब क्वेश्चंस होते हैं ना तो एक बार डायग्राम बना लिया करो, उसमें समझ में आएगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, अब्दुल का घर ये मान लो, यहां से अब्दुल जाता है स्कूल और यहां पे इसकी एवरेज स्पीड है, अब्दुल 20 किलोमीटर पर आवर। जब अब्दुल होम से स्कूल जाता है इधर की तरफ, अब ये कहता है जब ये वापस आता है, मैंने एवरेज स्पीड को बोल दिया है v1, जब ये वापस आता है तो एवरेज स्पीड इसकी थोड़ी सी बढ़ा दी इन्होंने और बोल दिया कि यह है 30। तो ये बोलता है ओवरऑल एवरेज स्पीड कितनी है, 2 एवरेज स्पीड मेरे को दे दी है, तो मैं निकाल लेता हूं। मैंने कहा यार एवरेज स्पीड निकालने का तो एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहले, अब जितना होम स्कूल से दूर है उतना ही स्कूल होम से दूर होगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने ये सोचा कि अब्दुल को जाने में लगा है t1 टाइम और वापस आने में लगा है t2 टाइम, तो होम टू स्कूल, होम टू स्कूल एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मैंने माना इन दोनों के बीच का है d, टाइम है मेरे पास t1 और स्पीड आ गया मेरे पास
v1। तो स्कूल टू होम वही है, स्पीड डिस्टेंस तो वही आएगी d और टाइम हो जाएगा t2। अब मुझे ये बताओ मुझे जरूरत क्या क्या है। मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ गई है d और d यानी कि 2d, d जाने का और d आने का। टोटल टाइम कितना है इस केस में, मेरे पास है t1 इज इक्वल टू डी अपॉन v1 और इस केस में टाइम हो गया d इज इक्वल टू d बाई 2। तो ये हो गया d बाई v1 प्लस d बाई v2। अब इसको सोल्व करो पहले, तो ऊपर से d कॉमन ले लो 1 प्लस 1, या यूं करो ऊपर हो गया 2d, इसमें से d कॉमन ले लिया 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। d ने d को मार दिया और मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा मेरे पास v1 v2 v2 प्लस v1। मैथ्स लगाइए, उल्टा करूंगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब बताओ, जाते में 20 में गया, वापसी में 30 में आया, 20 प्लस 30 50, 4 तिया 12, 2 4 तिया 12, 1200, 1200 बटे 50, 24 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्या है परी? इसको पता है कि बच्चों को एवरेज स्पीड का यही फॉर्मूला पता है और इसने ये दोनों ही चीजें नहीं दी आपको, न टोटल डिस्टेंस दिया न टोटल टाइम दिया। तो मैंने क्या करा, अपनी मर्जी से जाने की डिस्टेंस मान ली, जाने का टाइम और वापस का टाइम मान लिया। ये अपने आप में टफ क्वेश्चंस कहलाएगा 9th क्लास के हिसाब से। तो जाने में d डिस्टेंस, वापसी में d डिस्टेंस, तो होम टू स्कूल, स्कूल टू होम, मैंने स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम का फॉर्मूला लगा करके मैंने t1 की वैल्यू निकाल ली। सिमिलरली स्कूल टू होम जाकर के मैंने t2 की वैल्यू निकाली है और ये t1 और t2 मैंने यहां पर रख दिया है। ठीक है, मैं ऐसे कह सकता हूं t1 प्लस t2 और अब मैंने इसको लगा दिया है, d और d को लगा दिया 2d, t1 को लिख दिया है मैंने d बाई v1 और d बाई v2। अब फिर मैं इसको सॉल्व करता गया, सॉल्व करता गया, सॉल्व करता गया, ताकि मेरा d भी कट गया और मेरे पास v1 और v2 आ गया। और अगर इस क्वेश्चन को 1 मिनट में करना है तो याद रखिए, ऐसे केसेस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। कब? जब जाने में सेम डिस्टेंस हो और आने में भी सेम डिस्टेंस हो। जाना आना सेम हो और स्पीड अलग अलग हो, यह है। तो बट यही है कि एमसीक्यू में आएगा तो डायरेक्ट लगा देना 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। और ये आया कैसे? ये फॉर्मूला मैंने पूरा निकाला है यहां पर। पहले इसको लिख लो फिर बात करते हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज। कहता है एक सैटेलाइट है जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, घूमने दो भाई, ये सैटेलाइट मेरा इस सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, इसकी रेडियस मेरे को दे रखी है इतनी और टाइम दे रखा है 24 घंटे का। तो बोलता है स्पीड बताओ। तो बेटा स्पीड में क्या ही दिक्कत है, स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जब ये ऐसे घूम करके वापस आ जाएगा तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? 2πr और टाइम कितना लगाएगा? 24 घंटे।
तो बस 2 पाई आर कितना है भाई 42250 किलोमीटर और नीचे है 24 आर। इसको सॉल्व कर लेना, कितना आ रहा है आंसर 3.07 किलोमीटर पर आवर है।